आदमी है, उम्र है 32 साल। हाल ही में इसे दिल का दौरा पड़ा है, शायद 2-3 महीने में। शराब और सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत है इसे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और तकदीर वाला है, शादी नहीं की इसने। सर लगता है बोलती बंद हो गई। अरे अमीषा, यार सूरज पश्चिम से निकला था क्या? मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ घूमने जाने की परमिशन कैसे दे दी? परमिशन देने की एक खास वजह थी। क्या वजह भाई? उन्हें तुम्हारा एक गहरा राज पता चल गया है। राज? कैसा राज? वो लगता है बड़ी जल्दी में है। जाने दो उसे। चल यार, जा जा। अरे मैम, क्या कर रही हो? आराम से चलो ना। गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। ओह नो, हैंड ब्रेक खींचो, हैंड ब्रेक खींचो। हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। शौर्य, आगे का रास्ता बहुत खराब है, कुछ करो। एक काम करो, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, कूद जाओ। मैं नहीं कूदूंगी, डर लगता है मुझे। मैं नहीं कूदूंगी। अपनी जान बचानी है तो कूद जाओ। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। मरने से अच्छा है जान बच जाएगी तुम्हारी, कूद जाओ। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी, मुझे डर लगता है। कुछ काम की बात पता चली? हाँ सर, इस गाड़ी की ब्रेक लाइन कटी हुई है, ये देखिए। मतलब जानबूझ के ब्रेक फेल की गई है। अरे यार, डांस मत कर, काम कर। गरम। रेडी सर, मान लो आपको इतने सारे पैसे मिल जाए तो आप उन पैसों का क्या करोगे? वाइफ से पूछ के बताऊंगा। वाइफ से पूछ? सर पैसे इस बैग में। इतने सारे रुपए लेके ये जा कहाँ रही थी? एक बार होश में आ जाए तो आगे की कहानी पता चले। सर, ये तो अच्छा हुआ ये दोनों उस वक्त यहाँ थे, नहीं तो पायल की जान भी जा सकती थी। ये बात तो है, आप लोगों ने अच्छे नागरिक होने का हक अदा किया है। थैंक यू सर। मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश? किसकी? किसकी हो सकती है? ये सवाल हम तुम्हें पूछ रहे हैं पायल। वो लाश किसकी थी? विश्वास कीजिए मेरा, मैं नहीं जानती कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में वो आदमी कहां से आए। और वो 1 करोड़ रुपए, उसके बारे में तो तुम जानती होगी, हैं? देखो पायल, तुम्हारी ये खामोशी ना तुम्हारी मदद करेगी ना हमारी। तुम्हारी गाड़ी में हमें 1 करोड़ रुपए मिले हैं, गाड़ी की डिक्की में एक लाश मिली है, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए गए थे पायल। तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई तुम्हें मारना चाहता था, तुम्हारी जान लेना चाहता था, समझ रही हो तुम? मेरे पति आलोक किडनैप हुआ है उनका। क्या? आलोक किडनैप हो गया? कब हुआ ये? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? कल रात पुणे से वापस आने वाले थे, पहुंचे नहीं। मैंने बहुत बार फोन भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था।
सारी रात टेंशन में कटी। सुबह किसी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाए तो आलोक को कहीं वो लाश आलोक? मैडम आप ठीक तो है ना? पहले एक बात बताओ, उन किडनैपर्स ने तुम्हें पैसे लेकर कहां पे बुलाया था? लोनावला के एक घर का एड्रेस दिया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो कोई था ही नहीं। वो घर बिल्कुल सुनसान था। फिर उसके बाद मेरे पास किडनैपर का कॉल आया। उसने कहा कि मुंबई वापस आ जाओ, और रास्ते में गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। ठीक है पायल, अब तुम आराम करो, हम बाद में आएंगे। एक बात, आखिरी सवाल, पायल ये बताओ, क्या आलोक के हाथ की सारी उंगलियां सही सलामत थी? मेरा मतलब है, क्या उसके दाहिने हाथ की ये उंगली थी? जी हाँ, उनकी सारी उंगलियां बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पायल, उस लाश के दाहिने हाथ की ये उंगली गायब है। इसका मतलब वो आलोक की लाश नहीं। आलोक ठीक है, वो जिंदा है। हो सकता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सर पायल का फोन चेक कर लिया, उसे वाकई कॉल आए थे। कॉल्स आए थे? जी सर। कहाँ से आए थे? सर एक नंबर चुनापट्टी का और एक घाटकोपर का, दोनों काफी बिजी रहने वाले पीसीओ है, इसलिए पता नहीं चला कि कॉल्स आए कहाँ से। एक बार वो कटी हुई उंगली मिल जाए ना, तो फिर ये केस तेजी से आगे बढ़ेगा। उसी तेजी से सर जिस तरह फ्रेडी सर ट्रेडमिल पे भागते हैं। अरे यार, फ्रेडी के ट्रीटमेंट वाली नहीं, ऐसे तो साल भर लग जाएगा केस में। हमें जल्दी ढूंढना है, चेक करो। सर मुझे लगता है कि कार जब खाई में गिरी तो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार की डिक्की अपने आप खुल गई और लाश की उंगली कट गई। हो सकता है, कार के डिक्की में उंगली तो मिली नहीं। इसका मतलब ये साफ है कि उंगली यहीं कहीं है, इसी जंगल में। ध्यान से ढूंढो। शाबाश। सर, सर, हाँ, उंगली मिल गई। गुड। मेरी नजर चिल कौओं जैसी है। अब बता पंकज, मेरी ट्रेडमिल पे जोक मारेगा तू? हाँ ठीक है ठीक है, बाकी का जोक अब साड़ू के साहब के सामने मार। क्या हो रहा भाई? क्या घुसफुस क्या हो रही है? सानू के साथ आप फेंक तो नहीं रहे? हाँ? नहीं, नाखून देख के कोई इतना सब कुछ कैसे बता सकता है? ला अपने नाखून दिखाओ, दिखा ना। ला तुम्हारा दो। सर इसके लिए उंगली तो नहीं काटनी पड़ेगी ना? काटनी तो पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वैसे ही बता दे। करना पंकज, आज तुमने
पालक पनीर खाया खाने में? अरे आपको कैसे पता चला? ये देखो, अपने नाखूनों को देखो, पालक पनीर फंसा हुआ है अभी तक। हाथ साफ नहीं किए तुमने ना। हो गया या किसी को कुछ और पूछना है? बस इतना कि इतना सब कुछ आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला? बड़ी सिंपल सी बात है अभिजीत। इस आदमी की उम्र का पता लगा इसकी उंगली की हड्डी को देखकर। और वो दिल के दौरे वाली बात? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तुम इसके नाखून पर, ये सीधी लाइन बताती है कि इस आदमी को कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे दिल की बीमारी। मतलब कि हार्ट अटैक। और ये सिगरेट और शराब की बात तो इसके नाखून के कलर से ही पता चल गई होगी आपको। सर ये बताइए ना कि वो दूध नहीं पीता था, ये आपको कैसे पता चला? देखो पंकज, यहाँ देखो, इसके नाखून में यहाँ ये जो सफेद सा पैच है ना, ये बताता है कि इस आदमी को कैल्शियम की कमी थी। और कैल्शियम की कमी तभी होती है जब इंसान दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाता है। सालुंके के साहब, सबसे बड़ी बात, नाखून देख के आपको ये कैसे पता चला कि इस आदमी की शादी नहीं हुई है? मजाक था। अरे मजाक था यार, काम ही काम करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। हाँ? मैं चेक। आलोक के घर वालों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। क्या हुआ? आलोक का ब्लड ग्रुप मैच हुआ उंगली के साथ? नहीं, उंगली का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और आलोक का है ए पॉजिटिव। नो, पायल की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं, किसी और की है। आलोक की किडनैपिंग में अचानक अब ये किसकी लाश आ गई? कोना वाला घर यही है जहां पे पायल आई थी। घर का कोना कोना छान मारो। सर, अंदर कुछ नहीं मिला सर। मतलब पायल को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखा तुम लोगों ने? उस रात पायल ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की है। पायल गाड़ी से नीचे उतरी, अपने पति को ढूंढने के लिए बंगले के मेन गेट की तरफ भागी। जब पायल बंगले के उस तरफ थी तो किडनैपर्स आए और उन्होंने लाश को डिक्की में डाल दिया। और उसी वक्त एक किडनैपर ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। और जब पायल यहां वापस आई, लाश डिक्की के अंदर और गाड़ी के ब्रेक फेल। पर किडनैपर्स का पायल को यहां बुलाने का मकसद पैसा नहीं, उसकी मौत थी, वरना उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किए जाते। पता है एक ज्योतिषी ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है, जो बहादुरी वाले काम करता होगा, जो दिखने में लंबा चौड़ा और गोरा होगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मतलब बहादुरी वाला काम करने वाले? एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ खो गई आप? हेलो हेलो। ओह सॉरी, हम लोग सीआईडी से, हमने ही आपको फोन किया था। हमें उन पेशेंट्स की फाइल्स चाहिए जिनकी उम्र 32 साल की है और जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अब जी हाँ, अब मैंने निकाल के रखी है।
तीन मरीज मिले हैं। इनमें से 2 के ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और एक का है ए नेगेटिव। नाम है आर्यन और कटी हुई उंगली का ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव है। इसका मतलब है ये लाश आर्यन की ही है। आर्यन कहा है ना कि आर्यन अभी वापस नहीं आए हैं। जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये आर्यन का घर है ना? जी। आप? जी मैं उनकी असिस्टेंट रीटा। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? कुछ हो गया है क्या आर्यन को? रीता, हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश आर्यन की है। ये आर्यन कुछ दिनों से घर से गायब था। सर 2 दिनों से उनको कुछ नहीं पता था। अभी ऑर्गेनाइजर्स के ही कॉल आ रहे थे। वैसे आर्यन की आखिरी अपॉइंटमेंट या मीटिंग किसके साथ हुई या किसके साथ होने वाली थी, कुछ लिख के रखा है तुमने? सर पहले वो के रिकॉर्ड्स के मालिक से मिले, फिर अपने बैंड के साथ रिहर्सल की, उसके बाद वो पायल के साथ लंच पे गए और फिर एक मिनट। पायल के साथ लंच? ये पायल कौन है? सर पायल उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या ये वही पायल है? हाँ यही है पायल। आप जानते हैं इसे? रीता, ये आर्यन के साथ और कौन होता है घर में? सर एक बूढ़ी माँ है बस, जो अभी कोलकाता में है। उसका एड्रेस दे दो हमें। हाँ सर इसी डायरी के लास्ट पेज पर है। ये सर। काम करते हैं, आर्यन की माँ का ब्लड सैंपल मंगवाते हैं। देखते हैं डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि वो कटी हुई उंगली उस जली हुई लाश की है या किसी और की। उससे कुछ पता चला? हाँ, उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता ये चला है कि वो कटी हुई उंगली जो है वो आर्यन की है। ये कटी हुई उंगली आर्यन की है ये तो साबित हो गया था, तो जरूरी तो नहीं है ना कि लाश भी आर्यन की हो। हाँ? आपको लाश का डीएनए तो मिला नहीं है। यही तो मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दया, कि कहीं कोई ठीक ठाक स्थिति वाला टिश्यू भी मिल जाए। और आंसू पोंछने के लिए कोई टिश्यू पेपर भी नहीं मिला। मजाक का टाइम है ये? दिखने रात तारिका जी कितनी परेशान है, काम धाम कुछ नहीं और तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कटी हुई उंगली के साथ साथ ये लाश भी आर्यन की। अब सवाल ये उठता है कि आर्यन की लाश पायल के कार में कैसे? अरे सर, आर्यन की असिस्टेंट बता रही थी ना कि आर्यन और पायल बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये चक्कर है, पति पत्नी और दोस्त। पायल जी घर पे भी दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सिस्टर, बहुत ख्याल रखा है आपने मेरा। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ पता चला किसकी लाश थी वो? जी हाँ, पता चला है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त आर्यन की है। क्या? पायल, संभाल, आओ इधर बैठो, आराम से, ध्यान से बैठो इधर। पानी पियो। हाँ तो पायल जी बताइए, आपके और आर्यन के संबंध के बारे में। दोस्ती से कहीं बढ़कर रिश्ता था हमारा। क्या आलोक जानता था तुम्हारी और आर्यन की इस दोस्ती के बारे में? नहीं, आलोक को पड़ी ही कहाँ थी मेरी जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्दी अलग होने वाले थे हम लोग। फिर मेरी मुलाकात आर्यन से हुई, फिर से जीने लगी थी मैं।
आलोक को मालूम नहीं था। कहीं आर्यन का पत्ता आलोक ने तो नहीं काटा। अपनी नकली किडनैपिंग की, आर्यन को मारा और फिर उसकी लाश को पायल की गाड़ी के डिक्की में रख दिया और फिर पायल की गाड़ी का ब्रेक काट दिया। नहीं, मैं नहीं मानता ये सर। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा नाम इतना खराब नहीं कर सकता। आलोक, ये क्या किए? मोहन जी, आखिरी बार कब मिले थे आप आलोक से? सर 3 दिन हो गए, पुणे जाने से पहले मिला था। तो क्या आपको आलोक के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? कुछ अजीब सी बात? हाँ, वो पुणे जाने के बाद मैं उसके कमरे में गया था। वहां मुझे एक लिफाफा मिला था। ऐसा तोड़ा मरोड़ा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाला हो। क्या था उस लिफाफे में? वो तो मैंने देखा नहीं। अगर वो लिफाफा है अभी भी तो मैं उसे देखना चाहूंगा। My God! पायल जी, देख रही है ना, किसी ने आपके और आर्यन के फोटोग्राफ्स आलोक को भेजे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विस, VK डिटेक्टिव। इसका मतलब आलोक ने मेरे पीछे किसी डिटेक्टिव को लगाया हुआ था? हाँ पायल जी, लगता तो ऐसा ही है, पर मिलना पड़ेगा इस VK डिटेक्टिव से। मनीष, डिटेक्टिव मनीष। ठीक पहचाना आपने। क्या करें, डिटेक्टिव का पेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़ता है। खैर, आप बताइए किस पर जासूसी करवाना चाहते हैं? CID को प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। CID? ये फोटो तुमने खींचे? हाँ, ये पायल कुमार केस में मैंने खींची थी। किसके कहने पे? उसी के पति आलोक के कहने पर। आलोक? हाँ, और जैसे ही मैंने उसे ये फोटोज दिखाई, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे 2000 वोल्ट्स का झटका लगा। अजीब अजीब बातें करने लगा कि पायल को छोड़ेगा नहीं, उसे मार डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। आलोक को जो कुछ करना था उसने कर दिया, अब बारी CID की है। की बात, अब DNA मिला ना सर? दया, हम लोग कभी कच्ची बात करते नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए तो भैया तारिका खड़ी है ना, सामने पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, तारिका जी ने बोल दिया, इसमें कंफर्मेशन की क्या बात है? नहीं, वैसे कंफर्म ये करना है कि उंगली जो है वो तो आर्यन की है ना? जी हाँ, ये कंफर्म है कि उंगली आर्यन की, और ये भी कंफर्म है कि ये लाश आर्यन की नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी है? कहीं ये पायल के पति आलोक की तो नहीं? ये लाश आलोक की है या नहीं, ये बात अब हमें उनके पिता मोहन जी बताएंगे। नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन DNA टेस्ट के लिए कोई सैंपल नहीं दूंगा। मैं कह देता हूं, कोई सैंपल नहीं दूंगा। आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा आलोक इस दुनिया में नहीं है? नहीं, देखो, मैं बोल देता हूं। मोहन जी, सीधे बैठ जाइए, चलिए आइए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका आलोक जिंदा है, मैं तो चाहता हूं कि आलोक जिंदा ही हो,
मगर इसकी तसल्ली के लिए हमें आपका सलाइवा सैंपल जरूरी है, ताकि हम डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा सकें कि आलोक जिंदा है ना? डॉक्टर प्लीज सर। मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है, मतलब ये लाश पायल के पति आलोक की ही है। हाँ, तो इसमें ट्विस्ट क्या है? हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था कि ये लाश आलोक की हो सकती है। ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। अरे ये क्या? पूरा घर उथल पुथल किया। हाँ, मोहन जी, मोहन जी, पायल, देखो पूरा घर, देखो मोहन जी, पायल, मोहन जी, पायल, मोहन जी, पायल। सर, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दिखता कैसा है वो आदमी? साहब चेहरा नहीं देख पाया उसका, तो उसने चेहरे पे मास्क पहना था साहब, पर हाँ साहब उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। उसके हाथ की उंगली नहीं थी। सर इसका मतलब आर्यन जिंदा है? मतलब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कंट्रोल रूम को फोन करो, कहो कि पूरे शहर में नाकाबंदी करें। ये भूरे रंग का ब्राउन कलर का टेम्पो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? छोड़ दो हमें। ताकि अपने देश के लिए मेडल ला सकूं। निशानेबाजी में छोड़ दो हमें प्लीज। आर्यन? लेकिन सीआईडी वाले तो कह रहे थे कि आर्यन मर चुका है। अरे ऐसे कैसे? पिताजी की आज्ञा के बिना तो बेटा कुछ भी नहीं करता, और आप चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं दुनिया से नहीं 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 नहीं, मैंने कहा पाए लागू पिताजी। हैं? क्या हुआ? चौंक गए? पिताजी मैं आपका बेटा। याद नहीं आया? अरे आप मुझे और मेरी माँ को कोलकाता छोड़कर आ गए थे अकेले, अभी भी याद नहीं आया? याद आया? हाँ, ये सब उसी का बदला है। माफ करो बेटा, बेटा माफ करो। मैं मजबूर था बेटा। सॉरी पिताजी, मैं भी मजबूर हूँ पिताजी। क्या करूं? आपका बेटा हूं ना। आप ही का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो ये तो ये माफी जैसी अच्छी चीज हो नहीं ना सकती फिर मेरे अंदर, है ना? पहले आप मुंबई आए, वाह 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 वाह। दूसरी शादी की, वो भी एक अमीर औरत से। मुझसे ज्यादा प्यार दिया मेरे सौतेले भाई आलोक को, और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मौत देने आया, सिर्फ मौत।
बेटा तुम्हें अपनी माँ की कसम बेटा। जानते हो ये बदला लेने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं? ये देखो, अपनी उंगली तक काट दी मैंने। देखो पिताजी, देखो। अरे तुम तो रह ही गई, तुम भी देखो। पहले मैंने तुम्हारे आलोक को मारा, लेकिन मौत सबको दूसरा मौका नहीं देती, पर तुम्हें दे रही है एक बार फिर से मरने का। तुम लोग बाहर जाकर जरा नजर रखो, अगर सीआईडी वाले आए तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? बदले से कोई बड़ा नहीं बनता आर्यन, और तुम्हारा बड़प्पन उसी में कि हमें छोड़ दो। वैसे भी आलोक की मौत के बाद ये जिंदगी सजा से ज्यादा और कुछ नहीं है हमारे लिए। हमें छोड़ने में ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। जाने दो, प्लीज जाने दो। वाह, फिलॉसफी है। डायलॉग तो बड़े अच्छे मार लेती हो, है ना? लेकिन इतने भी अच्छे नहीं मारती हो कि एक मुजरिम का मन बदल सके, समझी? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भूरे रंग का ट्रक। कोई भी नहीं। उस तरफ सर। ओ नो, मोहन जी, मोहन जी, ये तो मर गए। सर, हाँ? पायल जिंदा लेकिन खून बहुत बह गया। एम्बुलेंस को फोन करो दिव्या, जल्दी से। जी सर। ये आर्यन कहाँ छुप के बैठा है, ढूंढो उसे। सर। उंगली भी कटी हुई। ओ, तो ये चक्कर है। ये मनीष नहीं है। अपने पिता और आलोक से बदला लेने के लिए इसने अपनी उंगली तक काट दी। सर, पर ये मरा कैसे होगा? पायल के हाथ में गन है ना। एक बार ये होश में आ जाए तो पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर। अब कैसी हो पायल? ठीक हूँ सर। वो कहते हैं ना, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर ये सब हुआ कैसे? सर, आर्यन ने पहले मेरे ससुर जी को गोली मारी। नहीं। उसने मुझे गोली मारी। प्लीज आर्यन, मुझे मत मारो। आर्यन प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। गोली मुझे कंधे पर लगी। उसे लगा कि मैं मर गई। मेरे करीब आया, मैं उठी और उसके साथ हाथापाई हो गई।
हाथापाई में गलती से गोली चल गई और आर्यन मारा गया। तो आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया है ना। नहीं, कानून इसका ख्याल रखता है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, चली जाऊंगी शहर से दूर, बहुत दूर, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। ठीक है पायल, बेस्ट ऑफ लक। चलो। अरे पायल जी, जाने की तैयारियां हो गई? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं आप ही लोगों से मिलने आ रही थी, सोचा जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिल लो। ओह, नहीं नहीं, अरे हमने तो तुम्हारे लिए तोहफा लाया है, आपकी नई जिंदगी जो शुरू होने वाली है। मेरे लिए तोहफा? थैंक यू सो मच। श्रेया सर, तो पायल, कैसा लगा तोहफा? क्यों, तोहफा पसंद नहीं आया? मेरी गाड़ी में गन। क्या बात है, आपने तो गन पहचानी नहीं? पायल जी, ये वही गन है, वही गन जिसमें से गोली चली आर्यन पर और गोली चलाई आपने। आपने जैसे कहा था कि आर्यन की गन में से गोली चली, नहीं, गोली तो आपने इस गन से चलाई थी। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में कहां से आई। गलतफहमी तो आपको हो रही है पायल जी, अभी दूर करते। सचिन, इनकी गलतफहमी दूर करो। निकल, उठा सो। ये देखिए। क्यों पायल जी, ये तोहफा तो पसंद आएगा ही, सभी को पसंद आता है ये तोहफा, है ना? बस पायल, बस बहुत हो गया भागना भगाना। हाँ, झूठी कहानी सुनाई थी मैंने, पर उसमें सब कुछ झूठ नहीं था, बहुत कुछ था जो सच था। आनंद बदला लेना चाहता था अपने सौतेले भाई आलोक से और अपने पिता मोहन से, और इसलिए आर्यन ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दिया ताकि तुम उसकी मदद कर सको, है ना? पर वो ये नहीं जानता था कि जब वो मोहन और आलोक को मार डालेगा तो मैं भी उसे धोखा दे दूंगी और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुमने आर्यन को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके। मगर तुमने अपने पति और ससुर का खून क्यों करने दिया? मारते थे वो लोग मुझे, जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे मेरे साथ, नौकरों की तरह रखते थे। मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया, अपना आत्मसम्मान वापस पाने का। अगर हर कोई अपना आत्मसम्मान पाने के लिए
खून पर खून करते जाएगा तो क्या होगा समाज की व्यवस्था का? हा? क्या होगा? बहुत बड़ी गलती की कानून को अपने हाथ में लेकर, बहुत बड़ी गलती की। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तुम्हें शायद फांसी ही होगी। तारिका फोन क्यों नहीं उठा रही? तारिका प्लीज फोन उठाओ। डॉक्टर सालुंखे को फोन करता हूं। लाइट को क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे मत मारो। मैं किसी को तुम्हारे 4 घंटे हो गए, तारिका का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, तारिका का मोबाइल आसपास ही दिखाई दे रहा है। एक मिनट सर, डॉक्टर तारिका की गाड़ी पीछे। काविन, तारिका, तारिका, खून। कुछ हुआ है तारिका को? खून है यहाँ पे। डॉक्टर जगन, डॉक्टर जगन, अरे कुछ देर पहले फोन किया था, अब अंधेरा है, गया कहाँ ये? देखो जरा, लाइट लगा। सर, स्विचेस सारे ऑन है, लगता है मेन स्विच ऑफ है। मेन स्विच ऑफ है? कमाल है। डॉक्टर जगन, सर, ये तो मर चुके हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी को पता चल गया हो कि डॉक्टर जगन हमें कुछ बताने वाले थे, इसलिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पहले तारिका का गायब होना और अब जगन जी का खून। वही तो। तारिका, तारिका जी, डॉक्टर तारिका। तारिका! तारिका! ओह, ये तारिका का ईयररिंग। ईयररिंग यहाँ पर? यहीं होगी। फोन लगा, फोन लगा। सर, घंटी जा रही है सर। सर, उस तरफ। हाँ सर। सर, घंटी की आवाज काफी धीमी आ रही है। सर, वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। वो नहीं डॉक्टर, तारिका नीचे है। जल्दी खोलो इसको।
तो ये सब उन लोगों ने उस केस की रिपोर्ट्स के लिए किया है। इस केस ने हमें 3 दिन से उलझा रखा है। समंदर के अंदर बहता हुआ वो लकड़ी का टुकड़ा और उसके साथ वो आदमी की खोपड़ी। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है जाल में। खींच खींच, अरे ये तो कोई लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है जाल में। खींच, अरे जल्दी निकाल, नहीं तो जाल फट जाएगा। खींच। ये काई हमें ये बताती है कि ये लकड़ी और ये खोपड़ी काफी बरसों से समुद्र में अपना डेरा जमाए हुए थी। फिर तो सालुंके साहब ये भी पता चल जाएगा कि ये खोपड़ी समंदर के किस भाग में थी, और साथ ही साथ पक्के तौर पे ये भी पता चल जाएगा कि कितने समय तक थी। हाँ, पता चल सकता है। अरे क्या काम करो, इस खोपड़ी पर से जितने भी बैक्टीरियाज मिले उनका अच्छी तरह से एनालिसिस करो। इससे उनकी उम्र का पता लगेगा और बाद में हम इस खोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। सॉरी डॉक्टर सालुंके, थोड़ा लेट हो गया। अरे यार, एनीवे कोई बात नहीं। बस ये है वो समुद्र से बहती हुई लकड़ी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्लीज चेक इट। अरे वाह सर, लकड़ी में से तेल निकलने लगा। इसका मतलब ये है कि ये लकड़ी समुद्र के उस हिस्से में थी जहां बहुत सारा तेल बिखरा हुआ था, और उसी में से कुछ तेल इस लकड़ी ने सोख लिया। सर पानी में इतना तेल के लकड़ी ने सोख लिया कैसे? कई बार ऐसा होता है ना कि कोई तेल से भरा हुआ जहाज अगर समुद्र में डूब जाए तो उस जगह समुद्र में तेल ही तेल हो जाएगा। शायद वैसा ही हुआ होगा। अब मैं ये लकड़ी जलाता हूँ। वो क्यों? दरअसल इस लकड़ी को जलाने से जो अलग अलग तरह की लपटें उठेंगी, उससे हमें समुद्र के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले रसायनों के बारे में पता चलेगा। हम उन रसायनों की फोटोग्राफ लैब को भेज देंगे। लैब हमें बताएगी कि ये लकड़ी कहां कहां से तैरती हुई यहां पहुंची, और अगर उन्हीं में से कोई रसायन खोपड़ी पर लगा हुआ मिला तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये क्राइम कहां हुआ है। सर, इस खोपड़ी में मिले समुद्री बैक्टीरिया और एल्गी की उम्र लगभग 7-8 साल है। 7-8 साल से समुद्र में? तो इसका एक ही मतलब है कि ये खोपड़ी जिस आदमी की है उसकी मौत समुद्र में 2005 में हुई है। 2005। उन रिपोर्ट से हमें पता चल सकता था वो खोपड़ी कहाँ थी, कहाँ से बह के आई थी। कोई तो है लेकिन जो ये नहीं चाहता कि सीआईडी इस केस की तह तक पहुंचे। किसी के चाहने या ना चाहने से सीआईडी नहीं रुकती। रिपोर्ट के मुताबिक वो खोपड़ी 35 से 40 साल के आदमी की है, और वो जो लकड़ी की लपटों के अलग अलग फोटोग्राफ्स हमने लैब में भेजे थे, उन लपटों का केमिकल कंपोजिशन अरब महासागर के पानी से मिलता है, लेकिन उन लपटों का केमिकल कंपोजिशन सबसे ज्यादा शाओलिन समुद्र तल के पानी से मिलता है। इसका मतलब है शाओलिन समुद्र तल से ऊपर उठकर ये खोपड़ी बहती हुई लकड़ी से उलझकर अरब सागर में पहुंची। बिल्कुल। फेरस ऑक्साइड के अंश मिले, फेरस ऑक्साइड, लोहे की जंग।
लेकिन सर समुंदर के नीचे एक खोपड़ी पे लोहे की जंग कैसे आ सकती है सर? वही तो। ये खोपड़ी 8-9 सालों से पानी के अंदर थी और बहती हुई एक लकड़ी से जाकर फंस गई, जिस पे से हमें तेल के भी कुछ अंश मिले। हो सकता है ये खोपड़ी किसी डूबे हुए जहाज के मलबे के नीचे दब गई हो। डूबा हुआ जहाज, पता लगाना पड़ेगा पिछले 7-8 सालों में उस समुद्री हिस्से में कोई जहाज डूबा था क्या। सर ये है 1955 में सॉली बैकवाटर्स ऑफ अरेबियन सी में डूबी हुई शिप, जिसका नाम था मून बोट 15Y। ये शिप मुंबई में होने वाली एक विशाल प्रदर्शनी के लिए कुछ कीमती धरोहर, स्मारक, कुछ पुरानी पंडुलिपियां, स्क्रोल्स लेकर आ रही थी और कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से डूब गई। जून 2005, करीबन 50 साल बाद हमारे सेंटर ने इस शिप की जांच का प्रोग्राम बनाया। फिर क्या हुआ? जांच सफल हुई? नहीं सर, क्योंकि उस जांच दल के चारों लोगों में से मेरे अलावा कोई वापस लौटा ही नहीं। क्या? नहीं लौटा मतलब ये कि तीनों गोताखोर आर्कियोलॉजिस्ट मेहुल, अंतरा और रणवीर सर, उनमें से कोई भी पानी से बाहर ही नहीं आया। तो फिर उनका क्या हुआ? हमने उनको तलाशने की बहुत कोशिश की, पर तीनों का कुछ पता नहीं चला। सिर्फ मैं ही वापस आ पाई, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ पानी में गई ही नहीं थी। तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं पानी के ऊपर बोट पे ही थी। एक मिनट, वैसे आप कौन है? सब, मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी। काफी देर तक जब उनमें से कोई बाहर नहीं आया तो मैंने सेंटर इन्फॉर्म किया। यहाँ से एक रिसर्च टीम वहां पहुंची और शिप का जो भी सामान था उन्होंने निकाल लिया। काफी दिनों तक उन सबकी खोज भी की, पर उन सबका कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है डॉक्टर नैना, इस जहाज पर का जो भी सामान आपके पास है, जो भी सामान, वो सब हम हमारे ब्यूरो ले जाना चाहते हैं जांच करने के लिए। जी सर, 1 सेकेंड। हेलो जोजो, ऑफिस में आओ जल्दी। जोजो कौन? सर इन्वेंट्री का इंचार्ज है, जो भी सामान हमारे पास आता है उसका रिकॉर्ड्स वो ही रखता है। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये लोग CID से हैं और इन्हें मून बोट 15Y से मिला हुआ जो भी सामान है वो इन्हें चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस में भिजवा देता हूँ, क्योंकि कुछ समय लगेगा कुछ डिटेल और गेट पास बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं। जो ने ये सारा सामान भेजा है मरीन रिसर्च सेंटर से। और तुम इन सारे सामानों को लिस्ट से मैच करके देख रहे हो? हाँ सर, और रणवीर, अंतरा और मेहुल, उन सब की फोटो भी भेजी है ईमेल पे, और उनके रिकॉर्ड्स भी। मयूर वही चेक कर रहा है। गुड, काम करो फ्रेडी, तुम्हारा ये सब लिस्ट चेक होने के बाद में ये सारा का सारा सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस सर। हाँ डॉक्टर तारिका, ओके ग्रेट, थैंक्स सर। उस खोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन हो गया है। डॉक्टर तारिका ने मेल भेजा है फेस इंप्रेशन का। गुड। मयूर सर, देखो जरा वो चेहरा चेक करो। सर ये रही उस आदमी की शक्ल। मयूर, अब रणवीर, मेहुल और अंतरा, इन तीनों के चेहरे दिखा। सर ये रहे सर। सर खोपड़ी से जो चेहरा बनाया गया है वो मरीन से गायब हुए किसी भी आदमी से मैच नहीं कर रहा। हाँ सचिन, मिल तो नहीं रहा है, फिर भी एक खोपड़ी पर जो चेहरा बना है ना, उसे मयूर हमारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच करके देखो। सर ये तो नामी जादूगर सम्राट है जो 2005 में गायब हो गया। क्या सम्राट सर इस दुनिया में नहीं रहे? और हम ये जानते हैं कि आपके सम्राट सर की मौत 2005 में हो गई थी। 2005 जून से तो गायब हो गए थे वो। 2005 में आप लोग थे सम्राट के साथ? हमने तभी ज्वाइन किया था और हम उनके असिस्टेंट थे। ओके, तो उनके गायब होने से पहले की कोई खास बात
आपको याद है? हाँ सर, उस वक्त वो ताले और जंजीर बना रहे थे, जिसका हमारा जादू के शो में भी कोई काम नहीं था। मैं आपको उसकी फाइल दिखाता हूँ। राज, सम्राट सर की वो ताले वाली फाइल ले आना। ताले और जंजीर बना रहे थे? जी सर। हाँ सर, मैंने उनसे एक बार ये पूछा भी था कि ये क्या है। बोल रहे थे किसी खजाने की चाबी है, जिससे वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और उनके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। सर, ये देखिए फाइल। सर, ये ताले जैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन ये ताले ही हैं। सर, 4 जून को वो अपने बनाए हुए ताले और जंजीर लेकर चले गए और हमसे कहा कि आज दौलत दरवाजे पर आ जाएगी। लेकिन सर, उस दिन के बाद वो कभी वापस ही नहीं लौटे। तुम लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? सर, की थी। वो अपने पास कभी फोन भी नहीं रखते थे, कोई परिवार भी नहीं था उनका। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी, मगर कुछ पता नहीं चला सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये कैसे हो सकता है? फिर से स्कैन करते हैं। माय गॉड, ये क्या चक्कर है? हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने अर्जेंटली बुलाया? दया, जहाज में से मिले हुए सभी आर्टिफैक्ट्स, ये सारे धरोहर का कार्बन डेटिंग कर लिया है। ये सभी की सभी चीजें 16वीं शताब्दी की हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। ये क्या बात कर रहे हैं? मून बोट में मिली तमाम चीजों में एक चीज 16वीं शताब्दी की नहीं है? नहीं सर, इसका मतलब वो चीज मून बोट की हो ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। और वो कोई धरोहर भी नहीं है, वो है एक छोटा सा हथियार। ये चाकू जो 2002-2003 में बना है। सर, 1955 में ये जहाज डूबी थी और उसमें 10-12 साल पुराना हथियार का मिलना, इसका मतलब है कि समंदर के अंदर पड़ी ये मून बोट, इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब अंतरा, रणवीर और मेहुल गायब हुए थे 2005 में। और सर, सम्राट का भी वहां होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, इसका मतलब सम्राट का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है उस घटना से जिसमें रणवीर, मेहुल और अंतरा की जान गई उस पानी के अंदर। समंदर के गहराई में वहां जाना पड़ेगा जहां पे इस मून बोट का मलबा पड़ा है।
कहीं चोरी करते वक्त हमें कोई पकड़ न ले। अरे सर, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। सीआईडी का बैच है ना, हम लोग उसे सीआईडी का बैच दिखाएंगे और कहेंगे चोर पुलिस करने आए हैं। पहले अंदर तो चलो। सर अंदर आर्काइव्स रूम में से कोई आवाज आ रही है। आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। मरेंगे तो साथ में मरेंगे। आपको जाओ ना। सर वो देखिए, वहां पर कोई है। लाइट ऑफ, बंद कर टॉर्च। हमसे पहले कोई चोर आ गया टेप चुराने के लिए। एसीपी साहब ने हमसे कहा नहीं कि उन्होंने किसी और को भी टेप चुराने के लिए बोला है। हाथ ऊपर। कौन हो तुम? नकाब उतारो। मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी। शिखा? शिखा तुम? इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। सर ये झूठ बोल रही है, इसने कोई टेप्स चुराए हैं। टेप्स? कैसे टेप्स चुराए तुमने? सब मैं बेगुनाह हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो मून बोट के टेप्स किसी और के हाथ लगे। क्या है उन टेप्स में? क्या है बताओ जल्दी। सर वो उस टेप में, सर मैं अपना काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि एक बोट सामने से आई और उसमें कुछ लोग थे। सर कुछ समय के बाद उन लोगों में से एक आदमी पानी में चला गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो ऊपर आ गया। मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कि उस खूनी ने मुझे भी देख लिया है और वो मुझे भी मार देगा। मेरी बोट पे भी एक कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसी रिकॉर्डिंग के टेप्स लेने आई थी सर। सर इसका मतलब इसने सम्राट का खून होते देखा था, क्योंकि उसी के सर में गोली लगी थी। तुम ये टेप्स पहले भी तो चुरा सकती थी ना, फिर आज ही चोरी करने का क्यों सोचा तुमने? उस वक्त सभी को ये लगा कि ये एक हादसा है, ऐसे में वो टेप कौन देखता। मुझे क्या पता था कि इतने सालों बाद सीआईडी उस दबे हुए केस की फिर से छानबीन करेगी। बहुत बड़ी गलती की तुमने शिखा, जुर्म को छुपाने की। जुर्म छुपाना भी एक अपराध होता है, समझी? अब तो तुम्हें जेल में बैठना पड़ेगा जब तक कानून तुम्हारा फैसला नहीं करता। एक मिनट पॉज करो।
सचिन, जो सामान हमारे पास मरीन सेंटर ने भेजा था उस डूबे हुए जहाज पर जो था वो, उसमें ये मेटल बॉक्स नहीं था, ये संदूक। हाँ सर, ना तो ये बॉक्स लिफ्ट में था और ना ही मरीन रिसर्च सेंटर से आया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरीन सेंटर वाले ये बॉक्स छिपा रहे हैं हमसे? ये भी तो हो सकता है सचिन कि ये बॉक्स मरीन रिसर्च सेंटर तक पहुंचा ही नहीं। सर फिर ये बॉक्स गया कहाँ और इसके अंदर था क्या? हो सकता है पूर्वी की कीमती सामान हो इसमें, और ये सारा सामान 1955 में महाराष्ट्र के एक म्यूजियम में आने वाला था। म्यूजियम में? तो कहीं ये खून इस संदूक की वजह से तो नहीं हुए? पता लगाना पड़ेगा म्यूजियम से क्या था इस संदूक में। मुझे 1955 के कार्गो शिप्स की फाइल्स चाहिए। सर, कितनी धूल है? यहाँ पे साफ सफाई करने की सख्त मनाही है। चीख फैलाओ अभियान की पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे। सर, ये रही वो फाइल, कार्गो शिप वाली। ये देखिए। ये देखो, मेटल चेस्ट, संदूक, मुगल जवाहिरात से भरा हुआ संदूक 1955 की लिस्ट में है, लेकिन मरीन रिसर्च सेंटर के इन्वेंटरी में नहीं है। संदूक किसी ने पानी के अंदर से ही गायब कर दी। सर, ये काम कौन कर सकता है? श्रेया, ये काम तो वही कर सकता है जो मरा नहीं। सर, पानी में तो सम्राट, अंतरा, मेहुल और रणवीर गए थे। और सर, इनमें से 3 के कंकाल तो मिल चुके हैं। सर, हो सकता है कि रणवीर भी मर गया हो और उसकी लाश मछलियों ने खा ली हो, या फिर पानी की बहाव से उसकी लाश कहीं दूर बह गई हो। पंकज मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर संदूक का क्या? क्या वो जवाहिरात से भरा हुआ संदूक गायब हो गई? जरा सोचो, सम्राट, मेहुल, अंतरा, ये तीनों के तीनों उस जहाज में कैद थे। उनके कंकाल तो हमें मिल गए, मगर रणवीर का कुछ भी नहीं मिला। इतना सा निशान तक नहीं मिला रणवीर का। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो करके रणवीर वहां से गायब हो गया उस संदूक के साथ। सब किया हुआ रणवीर का ही है। पर सर, अब तक तो सब ये समझते थे कि रणवीर मर चुका है। अगर वो जिंदा है भी तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? और एक बात ये भी है सर कि रणवीर ने उस सोने को वैसे ही बेचने की गलती नहीं की होगी, वरना अब तक पकड़ा जाता। बिल्कुल, तो बस पता लगाना पड़ेगा 2005 के दरमियान ऐसे कितने जौहरी थे जो जवाहिरात, सोना चांदी गलाने का धंधा करते थे। ये रणवीर जरूर उन्हीं में से किसी एक के पास गया होगा। हाँ सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, अभी तक तो कुछ मिला नहीं सर। आप कुछ पता चला सर? हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं सर, अगर आप कुछ पता चला तो हम आपको बताते हैं सर। आइए आइए सेठानी जी, इससे पहले कि वो आ जाए, आइए, इसको तो मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। गलती हो गई। आइए आइए, बोलिए क्या काम है? यही है। बहुत खतरनाक जगह है ये, उतरते ही पीछे लग गया एक। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। बहुत मुश्किल से आए आपकी दुकान, पीछे एक चोर बुर्बक टाइप आदमी लगा था, नीचे खड़ा। आइए दिखाता हूँ उस तरफ। आइए, इधर आइए। वो देखिए, फोन पे बात कर रहा है।
लगता है अपने साथियों को बुला रहा है यहाँ पर। बाप रे। आप रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, पुलिस? नहीं। अरे सेठ जी, अरे आप तो कच्चे खिलाड़ी निकले। अरे पुलिस को फोन नहीं करना है, लोग बैठे। हमारा जो माल है ना, ये वाला अलग किस्म का है। अलग किस्म का? बताऊंगा नहीं, टिकाऊंगा। आइए सेठानी जी, कम। कैसा लगा? एकदम सही जगह पर आए आप। कहाँ से हाथ मारा है? फालतू सवाल बड़े कर रहे हैं आप। माल देखिए, आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। तो बेचना है? सेठानी जी कह रही है बेचना नहीं है, तो खरीदना है। खरीदना भी नहीं है। तो फिर गहनों के बदले गहने लेने हैं। तो फिर आप लोग क्यों आए हुए यहाँ बाजार में? मासूम है, इधर देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप इस सामान को पिघला दें। जब बाजार बढ़े, रेट बढ़े, हम धीरे धीरे हौले हौले प्यार से बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपके काम के डबल रेट लगेंगे। अरे सेठ जी, डबल रेट क्यों? कोई बात नहीं, ये काम पहले किया ना। अरे कैसी बात करते हो? बहुत बार किया, और ये जो आप लेकर आए हैं, ये तो चिल्लर है। 2005 में तो हमने मुगल काल के बने हुए अरबों रुपए के गहने और कीमती धरोहर को गलाया था, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी थी। पूरे 4 दिन तक चलता रहा था ये काम। आइए मेरे साथ। नहीं। अरे चुन्नू, अरे सेठ लोगों का कुछ माल है, गलाना है इसको। कितना माल है साहब? जोजो, तुम अरे आप कहीं जा रही हैं क्या? हम लोग तो चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक का प्रोग्राम बना के आए थे। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही? लगता आपने हम सीआईडी वालों को पहचाना नहीं। नैना जी, माफ करिए, आपके दोस्त जो हमारे साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपके यहाँ का पता दिया हमें। जोजो ने? पर क्यों? क्योंकि समंदर से निकली कीमती चीजें मरीन सेंटर से गायब करके बाजार में बेचता है वो, आपके साथ मिलके। मेरे साथ? क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, आपका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। बेहतर यही होगा कि आप खुद ही बता दीजिए। मैंने ही समंदर से मिले मुगल जवाहरात लिए थे। और कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ इस काम में? कोई नहीं था सर। झूठ मत बोलो। 2005 में तुम मरीन सेंटर में थी ही नहीं, तो फिर मुगल जवाहरात तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने कुछ लोगों को सेट किया था। उस टाइम मैं जूनियर विंग में थी। क्या बात है, आप समंदर में गई नहीं, सम्राट का खून आपने किया नहीं, तो फिर कौन है ये जो आपकी मदद कर रहा है? सर मेरे साथ थे कुछ लोग। साथियों के नाम तो होंगे ना? कौन है अंदर? सर अंदर कोई नहीं सर। सर मैं अकेले हूँ सर, किसे देख रहे हैं सर? कौन है? बाहर आ जाओ। बाहर आओ चुपचाप। ओ,
रणवीर? रणवीर? कौन रणवीर? तीन फोन करके इतने सालों से छुपा हुआ। सर मैं तो नैना का पति सिद्धांत हूँ। नाम बदल सकते हो लेकिन चेहरा नहीं। मैं ही रणवीर हूँ। 2005 में मैं और मेरी टीम समंदर पे उस जगह गई थी। उस चेस्ट के बारे में सिर्फ मैं जानता था और कोई नहीं। इसलिए मैंने सम्राट के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सर मैं चेस्ट लेकर पानी के रास्ते बाहर आ गया। सच्चाई को सामने आने में देर लग सकती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। सम्राट को उसके किए की सजा तुमने दे दी, लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए सम्राट की खोपड़ी खुद पानी के बाहर आई। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा कानून जरूर देगा, शायद फांसी होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।